हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक 1। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 1 नामक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। अंतरिक्ष विज्ञान के समूचे इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह 96 मिनट में धरती की एक परिक्रमा कर लेता था और 92 दिनों तक यह धरती की कक्षा में घूमता रहा और इसने पृथ्वी की 1400 परिक्रमाएं पूरी की। 3 नवंबर 1957 को रूस ने अपना दूसरा उपग्रह स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में भेजा और इस उपग्रह में लाइका नामक एक कुतिया भी भेजी गई थी। इसका नाम याद रखिएगा। और कुछ एक प्रारंभिक प्रयासों के बाद मानव सहित यान भेजने की चेष्टाएं की गई। रूसी यान वोस्तोक धरती की परिक्रमा के लिए 12 अप्रैल 1961 को प्रक्षेपित किया गया। इसमें मेजर यूरी गागरिन भी सवार थे। पृथ्वी की एक परिक्रमा करके जो है वह कुशल पूर्वक जो है धरती पे वापस लौट आते हैं और इस प्रकार गागरिन जो है संसार के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है हो जाते हैं, या इन्हें जो है गागरिन को संसार के प्रथम अंतरिक्ष यात्री होने का श्रेय मिला। गागरिन इस यात्रा में कुल 1 घंटे 48 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे। इसके बाद है प्रथम चंद्र अवतरण। देखिए, इसी क्रम में मानव चांद पर भी पहुंचा और यह कामयाबी जो है अमेरिका के अपोलो अभियान के दौरान हासिल हुई। अपोलो अभियान अपोलो 7 से जो है आरंभ हुआ और अपोलो 17 से अवसान को प्राप्त हुआ, यानी 1968 से 1972 के दौरान जो है इसका यात्रा आरंभ होता है। अपोलो 11 जो है इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण चरण था, जिसके तहत मानव ने चांद पर कदम रख लिया। चंद्र अवतरण की यह ऐतिहासिक उड़ान 16 जुलाई 1969 को प्रारंभ हुई और 24 जुलाई 1969 को रात 9:30 पर समाप्त हो गई। यात्री कौन कौन थे? ध्यान रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन जूनियर और माइकल कॉलिंस। इन तीनों का नाम जो है याद रखना है। और इन तीनों में से दो जो लोग हैं, 2 यात्री सबसे पहले चंद्र तल पर अपने पैर रखे और जो तीसरे यात्री कॉलिंस थे, इन्होंने यान में चंद्रमा की परिक्रमा करते रहे। भारत के प्रक्षेपण यान, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत के आरंभिक रॉकेट SLV 3 ने अपनी चौथी और आखिरी उड़ान 17 अप्रैल 1983 को भारतीय उपग्रह रोहिणी RSD-2 को जो है सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया और इसी के साथ भारत अंतरिक्ष क्लब का 6ठा सदस्य राष्ट्र बन गया। भारत के इस प्रथम रॉकेट की अपनी सीमाएं थी और यह अपने साथ जो है मात्र 35 से 41.5 किलोग्राम वजनी रोहिणी जो है श्रृंखला के उपग्रहों को धरती की 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो है सुधार परिवर्तन करके इसे संवर्धित कर दिया गया और फलस्वरूप देश का अगला रॉकेट SLV, ठीक है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल अस्तित्व में आ गया, जो अपने साथ 100 से 150 किलोग्राम वजनी उपग्रह को जो है पृथ्वी के 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पे या ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित करने में यह सक्षम हो गया। फिलहाल SLV 3 और SLV, ठीक है, ये दोनों रॉकेट श्रृंखलाएं समाप्त घोषित कर दी गई हैं और इसके बाद भारत ने ध्रुवीय रॉकेट यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाया, जो 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है उत्तर दक्षिण दिशा में 1000 से 1200 किलोग्राम वजनी उपग्रह की स्थापना कर सकता है। इसके बाद हम लोग PSLV के बारे में देखेंगे कि इसमें जो इंपॉर्टेंट है क्या है। भारत का ध्रुवीय रॉकेट PSLV 44 मीटर लंबा और 295 टन भारी है। यह 4 चरणीय यानी 4 स्टेज रॉकेट है। इसके जो प्रथम और तीसरे चरण में कह सकते हैं कि जो ठोस प्रणोदक, जो सॉलिड जो प्रोपेलेंट्स होते हैं या ठोस जो प्रणोदक होते हैं, या इसको ध्यान रखिएगा, जो प्रथम और तीसरे चरण में जो मतलब कि जो दहन के लिए जो उपयोग होता है वो ठोस प्रणोदक होते हैं और दूसरे चौथे चरण में द्रव प्रणोदक।
प्रणोदक के दो भाग होते हैं, जो हिस्सा जलता है उसे ईंधन कहते हैं और जो जलने में सहायक उसे ऑक्सीकारी कहते हैं। ठीक है। ध्रुवीय रॉकेट के प्रथम चरण के साथ जो है 6 बूस्टर्स संलग्न रहते हैं और उनमें भी जो है ठोस प्रणोदक इस्तेमाल होते हैं। इनमें प्रणोदकों की मात्रा भी आवश्यकता अनुसार कम अधिक की जा सकती है। प्रथम चरण की मुख्य मोटर या कोर मोटर जो होता है उससे संलग्न बूस्टरों में ठोस प्रणोदक HTPB, ठीक है, इसका यानी HTPB का जो है प्रयुक्त होता है। ध्रुवीय रॉकेट का दूसरा चरण जो होता है द्रव प्रणोदक संचालित होता है, जिसमें ईंधन के रूप में UDMH, ठीक है, और ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तीसरा चरण जो होता है ठोस प्रणोदक संचालित होता है और इसमें भी वह HTPB का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथे तथा आखिरी चरण जो होते हैं इसमें द्रव प्रणोदक संचालित होता है और ईंधन के रूप में जो है इसमें MMH और ऑक्सीकारक के रूप में जो होता है MON3 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का। जब ध्रुवीय रॉकेट अपने साथ हल्के नीति भर यानी 500 से 700 किलोग्राम भार के उपग्रह जो ले जाता है, तब बूस्टर जो होते हैं मोटरों की जरूरत मतलब बूस्टर मोटर की जरूरत जो है इसके लिए नहीं होता है। ठीक है, तो हल्के नीति भार के लिए हल्के भार वाले जो उपग्रह होते हैं इनको ले जाने के लिए बूस्टर मोटरों की जरूरत नहीं होती है। ध्रुवीय रॉकेट के इस संस्करण को कोर एलोन वर्जन कहते हैं। जब इससे अधिक भार के यानी 1500 किलोग्राम के आसपास अगर बात की जाए, इतने भार के जो उपग्रह होते हैं इनकी स्थापना करनी होती है, तब इसके प्रथम चरण के साथ संलग्न बूस्टरों का जो है इस्तेमाल किया जाता है और इस संस्करण को स्टैंडर्ड वर्जन कहते हैं। इसके बूस्टरों में 9 टन प्रणोदक जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ध्रुवीय रॉकेट से किसी पेलोड की स्थापना जो है भू स्थिर कक्षा यानी ऊंचाई कितना 36,000 किलोमीटर में करनी हो तो इससे और शक्ति मतलब कि जब 36,000 किलोमीटर की जो है कक्षा की ऊंचाई करनी हो या इसमें इतना दूर तक जो है फासला तय करना हो तो इससे और शक्ति समर्थन की जो है आवश्यकता होती है और इसके लिए PSLV का नया मॉडल बनाया गया है जिसे PSLV XL यानी एक्स्ट्रा लार्ज कहते हैं। इसके बूस्टरों में जो होते हैं 12 टन प्रणोदक प्रयुक्त होते हैं। PSLV XL जो है इसका इस्तेमाल पहली बार चंद्रयान जो है 1 को उसकी कक्षा में डालने के लिए किया गया था। 1 अप्रैल 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से जो है PSLV के नए संस्करण PSLV QL का प्रथम मिशन संपन्न हुआ और इस संस्करण में रॉकेट में 4 जो है स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का प्रयोग किया गया। 24 जनवरी 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार जो है श्रीहरिकोटा से PSLV के नए संस्करण PSLV DL का प्रथम मिशन संपन्न हुआ। यह संस्करण लिफ्ट ऑफ के समय अतिरिक्त ठेल प्रदान करने यानी थ्रस्ट प्रदान करने के लिए 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर से लैस है। PSLV DL जो है भारतीय वैज्ञानिकों को कम बूस्टरों के साथ रॉकेट के प्रक्षेपण का जो है एक मध्यवर्ती विकल्प उपलब्ध कराता है। इसके बाद GSLV है, इसके बारे में देख लेते हैं। ध्रुवीय रॉकेट 2500 से 3000 किलोग्राम वजनी उपग्रह को ले जाने में जो है यह अक्षम है। इससे अधिक वजनी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए भारत ने अपने सबसे ज्यादा कह सकते हैं या सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट जो है GSLV का विकास किया है। GSLV के 3 मॉडल हैं। GSLV Mark 1 की भार जो है इसकी जो वहन क्षमता है यानी पेलोड कैपेसिटी जो है मात्र 1.8 टन है। किसका? GSLV Mark 1 की। GSLV Mark 2 की जो भार वहन क्षमता है 2500 किलोग्राम है और GSLV Mark 3 की जो भार क्षमता है वह 4000 किलोग्राम। भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट GSLV की लंबाई 49.1 मीटर है और भार कितना है 401 टन और इसका तीसरा और ऊपरी चरण यानी क्रायोजेनिक स्टेज 17 टन भारी है। भारत के अत्याधुनिक और सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 का जो है नामकरण काफी दिलचस्प तरीके से जो है किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार इसका वजन 5 पूरी तरह से जो है भरे बोइंग जंबो विमान या 200 वयस्क हाथियों के बराबर है, इसीलिए इसे जो है उन्होंने फैट बॉय या मोटा लड़का उपनाम दिया।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने पीएसएलवी को जो है वर्क हॉर्स यानी मेहनती घोड़ा, तो जीएसएलवी मार्क सेकेंड को उसकी अस्थिरता की वजह से नॉटी बॉय यानी शैतान लड़का की जो है संज्ञा दी थी। इसके बाद क्रायोजेनिक तकनीक क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, क्रायोजेनिक भौतिकी की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में क्रायोजेनिक शब्द का उद्भव यूनानी शब्द क्रायोस तथा जेनिक से हुआ है। क्रायोस का अर्थ होता है बर्फ जैसा ठंडा, जबकि जो जेनिक है इसका अर्थ होता है पैदा करना, टू प्रोड्यूस। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग नीदरलैंड्स के प्रोफेसर केमलिंग ओनस ने 1894 में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी अस्थायी गैसों के शीतलन के द्वारा तरलीकरण के संदर्भ में किया था। दरअसल क्रायोजेनिक तकनीक का विकास 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के द्वारा अस्थायी गैसों के द्रवीकरण के लिए किए गए प्रयासों का ही एक परिणाम है। क्रायोजेनिक तकनीक 0 से 238 डिग्री फारेनहाइट कम ताप पर जो है कार्य करती है। तो क्रायोजेनिक तकनीक 0 से 238 डिग्री फारेनहाइट कम ताप पर कार्य करती है, याद रखिएगा। -238 डिग्री फारेनहाइट या -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान के संदर्भ में ही सामान्यतः क्रायोजेनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक तकनीक का मुख्य उपयोग रॉकेट में किया जाता है, जहां गैसीय ईंधनों को क्रायोजेनिक तकनीक से तरल अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। रॉकेट के क्रायोजेनिक चरण को ऊर्जा प्रदान करने वाले इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रविक जो लिक्विडफाइड गैसेज हैं या द्रवीकृत जो गैसें हैं, इसको ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राय इस इंजन में, किसमें, क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः ईंधन और ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। इसके बाद है रैमजेट। रैमजेट क्या है? रैमजेट एक प्रकार का जेट इंजन है जो किसी वायुयान की अग्र दिशा में गति का उपयोग करके जेट इंजन के दहन कक्ष में आने वाली हवा को संपीड़ित करता है। वायुयान में उपलब्ध ईंधन के दहन से यह हवा जो है गर्म होकर विमान को जो है गति प्रदान करती है। रैमजेट में किसी भी प्रकार के गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं और इस प्रकार के जेट इंजन केवल गति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही निर्मित किए जाते हैं। रैमजेट इंजन 5 मैक तक की अधिकतम गति तक जो है परिचालित किए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, 5 मैक। इसके बाद है स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट क्या है? स्क्रैमजेट इंजन जो है सुपरसोनिक दहन रैमजेट के नाम से भी जाने जाता है और इस प्रकार के इंजन से युक्त विमान में तरल ऑक्सीजन साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह इंजन वायुमंडल के ऑक्सीजन को ग्रहण करके तत्पश्चात संपीड़ित करके उसे जो है विमान में उपलब्ध ईंधन तक पहुंचाकर विमान को गति प्रदान करते हैं। स्क्रैमजेट इंजन रैमजेट में नवप्रवर्तन यानी इनोवेशन का ही जो है परिणाम है। इसका दहन कक्ष सुपरसोनिक वायु प्रवाह के साथ परिचालन के लिए विशेष रूप से जो है डिजाइन किया गया है। इसके बाद है साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट क्या है? इसे अनुसंधान रॉकेट जो है या रिसर्च रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। ये रॉकेट अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मुख्यतः मापन और अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों को क्रियान्वित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रॉकेट के संदर्भ में साउंडिंग शब्द का अर्थ जो है मूल रूप से मापन करती है। मापन और अनुसंधान कार्यों के लिए यह पृथ्वी की सतह से 50 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक अनुसंधान उपकरणों के वहन में सक्षम है। इसके बाद है स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन। तो स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन क्या है? यह सौर प्रणाली से लेकर अंतरिक्ष में दूरस्थ स्थित पिंडों के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित नासा की पराबैंगनी दूरबीन है। स्पिट्जर जो है जिसे पूर्व में अंतरिक्ष पराबैंगनी दूरबीन सुविधा, जिसे SIRTF कहते हैं, स्पेस इंटरफेयर टेलीस्कोप फैसिलिटी, इसके नाम से भी इसे जाना जाता था। नासा की ग्रेट वेधशाला कार्यक्रम का जो चौथा और अंतिम अभियान था। प्रत्येक वेधशाला अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के प्रकाश यानी दृश्य, गामा किरण, एक्स किरण और पराबैंगनी किरण, इनके सर्वेक्षण के लिए जो है प्रक्षेपित की गई थी। और इस कार्यक्रम के अन्य अभियानों में हबल अंतरिक्ष दूरबीन जो है, इसके बाद जो है
कॉम्पटन गामा किरण वेधशाला तथा चंद्रा एक्स किरण वेधशाला सम्मिलित है। स्पिट्जर खगोलीय उद्भव और आकाश गंगाओं, तारों, ग्रहों के विकास और निर्माण के प्रक्रिया के अध्ययन के लिए रूपांकित या डिजाइन नासा के खगोलीय उद्भव की खोज कार्यक्रम का भी एक हिस्सा है। इसके बाद इसके बारे में एक दो लाइन अगर और देखें तो इसे फ्लोरिडा स्थित कैप कैन्वेरल से डेल्टा रॉकेट के द्वारा 25 अगस्त 2003 को प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा बताइएगा? तो केप कैन्वेरल से डेल्टा रॉकेट के द्वारा, और यह मिशन अभी भी जो है कार्यरत है। इसके बाद है हर्शेल अंतरिक्ष वेधशाला मिशन। देखिए, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष वेधशाला है और रक्त स्पेक्ट्रम तथा वरुण जो ग्रह है इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक सर विलियम हर्शेल के नाम पर इस मिशन का नाम जो है मतलब कि रखा गया है। इस मिशन का नाम जो है हर्शेल अंतरिक्ष वेधशाला मिशन रखा गया है। ठीक है, इस मिशन को फ्रेंच गुआना स्थित गुआना अंतरिक्ष केंद्र में, या इस केंद्र से कह सकते हैं, एरियन 5 रॉकेट के द्वारा प्लैंक अंतरिक्ष यान के साथ 14 मई 2009 को प्रक्षेपित किया गया था। और इस मिशन के 3 उपकरणों में से 2 के विकास में नासा का महत्वपूर्ण योगदान था। हर्शेल दूरबीन ब्रह्मांड के सबसे छोटे और दूरस्थ पिंडों से उत्सर्जित अधिक तरंग दैर्ध्य के औरक्त विकिरण की खोज तथा अध्ययन के लिए जो है प्रक्षेपित की गई थी। यह दूरबीन जो है वर्ष 2013 तक सक्रिय रही। इसके बाद है मंगल अन्वेषण। मंगल यानी सौरमंडल में दूर की दृष्टि से सूर्य से जो है चौथा ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह का धरातल स्थलीय और वातावरण विरल है। इसकी सतह चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटी, रेगिस्तानों और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। यह स्थान है ओलंपस मोन्स का, जो हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत है। ठीक है, साथ ही विशालतम घाटी वैलेस मैरिनेरिस भी जो है यहां पर स्थित है। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की शुरुआत सर्वप्रथम तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा की गई थी। सोवियत संघ के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष यान जो है मार्स 1, इसको प्रथम मंगल मिशन के तौर पे 1 नवंबर 1962 को जो है प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद अमेरिका ने भी वर्ष 1964 में मैरिनर 4 प्रक्षेपित किया, जिसने जुलाई 1965 में मंगल के पास से गुजरते हुए उसके कुछ चित्र खींचे। और इन मिशनों के बाद कई मंगल अभियान संपन्न हुए, लेकिन सबसे अधिक सुर्खियों में रहे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा भेजे गए जुड़वा रोवर स्पिरिट ऑफ अपॉर्चुनिटी। रोवर क्या है? देखिए, रोवर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़ या घूमने फिरने वाला होता है। खगोलीय संदर्भ में रोवर ऐसे वाहन को कहते हैं जो किसी अन्य ग्रह या खगोलीय वस्तु पर जो है घूमने फिरने की क्षमता रखता हो। कुछ रोवर रोबोट होते हैं और बिना किसी व्यक्ति की मौजूदगी के चलते हैं, और कुछ मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बने होते हैं। आमतौर पर रोवर किसी ग्रह पर किसी अन्य अंतरिक्ष यान के द्वारा ले जाए जाते हैं। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में देख लेते हैं। जून और जुलाई, ध्यान रखिएगा, जून और जुलाई 2003 में नासा ने क्रमशः स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नामक 2 रोवरों को मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन के तहत मंगल की ओर रवाना किया था। स्पिरिट वर्ष 2004 से और 2010 तक सक्रिय रहा, जबकि अपॉर्चुनिटी 2018 के मध्य तक सक्रिय रहा। हालांकि स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी से पूर्व नासा के मार्स हाथफाइंडर मिशन के तहत जो है वर्ष 1997 में सोजर्नर रोवर भी जो है मंगल ग्रह पर पहुंचा था, जो करीब 3 माह तक सक्रिय रहा। इसके बाद मंगलयान के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम जिसे कहते हैं, यह भारत का जो मंगलयान है मॉम 24 सितंबर 2014 को मंगल के कक्षा में प्रविष्ट हो गया। और इसका भी कह सकते हैं कि मंगल पर मतलब कि निमित्त मंगल पर पानी, मीथेन और जीवन का अन्वेषण करना है। इस मॉम का जो कार्य है मंगल पर क्या करना है, पानी, मीथेन और जीवन को जो है इस पे जो है अन्वेषण करना है, इस पे खोज करना है, इसका अनुसंधान करना है। भारत ऐसा पहला राष्ट्र बन गया
जिसने अपने पहले ही प्रयास में सितंबर 2014 को मंगल के कक्षा में अपने मंगल यान की सफलतापूर्वक जो है मतलब कि मंगल को जो है सफलतापूर्वक स्थापित करने में यह कामयाबी हासिल की और यह विश्व की कीर्तिमान मतलब कि बन गया। और इसके साथ साथ भारत जो है मार्शियन इलिट क्लब में मार्शियन इलिट क्लब में कौन कौन देश हैं? अमेरिका है, रूस है और यूरोपियन संघ है। तो भारत जो है मार्शियन इलिट क्लब में प्रवेश कर चुका और ऐसी उपलब्धि अर्जित करने वाला पहला एशियाई देश भी भारत जो है बन चुका है। इसके बाद है चंद्रयान 2। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा जो है द्वितीय लॉन्च पैड से यानी GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट द्वारा जो है भारत के चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चंद्रयान 2 चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने के लिए लक्षित था। चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिट लैंडर और एक रोवर शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर को जो है विक्रम नाम दिया गया है, जबकि रोवर का जो नाम है वह प्रज्ञान। 2369 किलोग्राम वजनी ऑर्बिटर को 100 × 100 किलोमीटर वाली चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमण के दौरान ऑर्बिटर चंद्रमा के सतह का अवलोकन करेगा। ऑर्बिटर से अलग होकर 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में लैंड करने की प्रक्रिया के दौरान लैंडर का जो संपर्क था इसरो के नियंत्रण केंद्र से टूट गया। 1477 किलोग्राम वजनी विक्रम लैंडर के माध्यम से ही 6 पहिए वाले प्रज्ञान रोवर यानी जिसका वजन था 26 किलोग्राम, इसको चंद्रमा के सतह पर उतारा जाना था। ज्ञातव्य है कि लैंडर के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन इसरो से संपर्क टूट जाने के कारण यह हार्ड लैंडिंग के माध्यम से चंद्रमा के सतह पर उतरा और 10 दिसंबर 2019 को इसरो के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के द्वारा लैंडर का पता लगा लिया गया, लेकिन उससे संपर्क स्थापित नहीं हो सका। 31 अक्टूबर 2019 को इसरो के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के बहिर्मंडल में आर्गन 40 की उपस्थिति का पता लगाया है। ठीक है, और इसके बारे में जो थोड़ा बहुत और है देख लेते हैं। सॉरी, यहां इसके बाद ये रहा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद प्रश्न इस पे आधारित प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो देखिए प्रश्न को जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जो यह थ्योरी था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इस थ्योरी से जो है आपका करीब करीब सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो मैं मतलब कि कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है इस थ्योरी को 1-2 बार जरूर रिवीजन करके क्वेश्चन को जो है आप कवर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो या किसी भी प्रश्न या टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम हो या कहीं भी आपको मतलब कि क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो रहे हैं तो आप हमें बेशक जो है बिना मतलब कि संकोच के आप कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने की हरसक प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं।